हेलो एवरीबॉडी, वेलकम। स्टार्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट की क्लास नंबर 3। इसमें हम पढ़ने वाले हैं इंट्रैक्शंस इन बायोटिक कम्युनिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्रीलिम्स के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम। ओके, सो फर्स्ट, इंटरैक्शंस इन बायोटिक कम्युनिटी। पहले हम बात करेंगे, सी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस। ओके, उनको समझते हैं। देखो कैसे होते हैं वो 3 टाइप के इंटरैक्शंस। थोड़ा वेट करते हैं इसको खोलने के लिए। ओके, ये पिछली वीडियो में हमने समझाया था, तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सी कैसे इंटरेक्शन होता है। एक होता है पॉजिटिव इंटरेक्शन, एक होता है नेगेटिव इंटरेक्शन, और एक होता है न्यूट्रल, है ना, 0। तो पॉजिटिव इंटरेक्शन मीन्स प्लस प्लस। पॉजिटिव इंटरेक्शन मतलब दोनों को फ़ायदा, है ना। अगर दो ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो दोनों को फ़ायदा होगा, दैट इज़ पॉजिटिव इंटरेक्शन। नेगेटिव इंटरेक्शन का मतलब दोनों में से एक को नुकसान, तो प्लस माइनस या माइनस माइनस, ये होता है नेगेटिव इंटरेक्शन। अगर दो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो अगर उनमें से एक को नुकसान होता है तो दैट विल बी द नेगेटिव इंटरेक्शन। और एक होता है न्यूट्रल इंटरेक्शन, मतलब दोनों ने इंटरेक्ट किया बट दोनों में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, दैट इज न्यूट्रल इंटरेक्शन। तो हम इन तीनों इंटरेक्शंस के बारे में इसमें पढ़ेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। पॉजिटिव इंटरेक्शन की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअलिज्म मतलब म्यूचुअली बेनिफिट मतलब इसमें जब इंटरेक्शन होगा दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में तो दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होगा, दैट इज म्यूचुअलिज्म। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे आगे, तो उसमें दोनों स्पीसीज को आपस में फायदा हो रहा हो जब वो आपस में इंटरैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस म्यूचुअलिज्म का, द रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगस। तो एल्गी जो है, एल्गी एंड फंगस आपस में दे आर, वो आपस में जो है जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं कैसे वो आपस में जुड़ के फंक्शन करते हैं, तो एल्गी जो है वो फंगस पे एम्बेडेड हो जाता है, मतलब उस पर चिपक जाता है एक तरीके से। और जिससे क्या हो रहा है, एल्गी को, क्योंकि देखो एल्गी एल्गी जो है वो फूड प्रोड्यूस कर सकता है ना। एल्गी कैन प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, बट फंगस कैन नॉट प्रोड्यूस फूड। तो एल्गी और फंगस का जो रिलेशनशिप बनेगा उसमें क्या होगा कि एल्गी फूड प्रोड्यूस करेगा फोटोसिंथेसिस से, और वो अपने लिए भी फूड प्रोड्यूस करेगा और साथ में फंगस को भी फूड मिलेगा, क्योंकि आपस में दोनों जुड़े हुए ना। एल्गी डिपेंड्स ऑन फंगस, और क्योंकि फंगस को एल्गी से क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है। इन टर्न जो एल्गी है उससे उसको ना फंगस से क्या मिल रहा है, एल्गी डिपेंड्स अपॉन फंगस फॉर वाटर एंड प्रोटेक्शन एंड इन टर्न प्रोवाइड फूड फॉर द फंगस। तो फंगस से एल्गी को मिल रहा है वाटर एंड प्रोटेक्शन, और फंगस को एल्गी से मिल रहा है फूड। सो दैट इज म्यूचुअली बेनिफिटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू। और इसको हम लाइकेंस भी कहते हैं, सो रिमेंबर दिस टर्म ऑल्सो। लाइकेंस मतलब द रिलेशनशिप बिटवीन दी एल्गी एंड फंगस, दैट इज लाइकेंस, है ना। उसको हम लाइकेंस कहते हैं। ये लाइकेंस हमने बहुत सारे पत्थरों पे लगा हुआ देखा होगा आपने, लाइकेंस, है ना। तो इसको म्यूचुअलिज्म का बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। ये म्यूचुअलिज्म बहुत बार प्रीलिम्स में पूछा गया है, और इसमें बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्पल्स। देखो जब एग्जामिनर को लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत बेसिक हो जाएगा, तो वो क्या करता है, वो उसको थोड़ा लिटिल डीप डिग करके एग्जाम्पल्स उसमें एक्स्ट्रा दे देता है, मतलब एग्जाम्पल्स अलग कर देगा। फॉर एग्जाम्पल लाइकेंस, द रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड एल्गी सबको पता है, दैट इज द म्यूचुअल द रिलेशन इन द म्यूचुअल रिलेशनशिप, ये सबको पता है। बट एक अभी बीच में एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स 2023 या 22 का एक क्वेश्चन है, जिसमें उन्होंने म्यूचुअलिज्म के ही बारे में दे रखा है, बट वो एग्जाम्पल डिफरेंट है। उसमें आई थिंक एफिड्स दे रखा है या कुछ ऐसे दे रखा है ना, उसमें शायद
मुझे लगता है चींटियों का एग्जाम्पल दे रखा है, द म्यूचुअल म्यूचुअलिज्म के बारे में ही है वो। जब मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा तो उस टाइम पे हम उसको डिस्कस करेंगे और फिर उससे जोड़ेंगे कि एग्जामिनर कैसे माइंडसेट क्या है उसका और वो कैसे सोच रहा है उस टाइम पे, जब वो क्वेश्चन बना रहा है तो उस टाइम पे कैसे सोच रहा है उसको हम वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो आपको याद रखना है म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल्स, और अगर कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स भी आपको मिलते हैं सो प्लीज़ उसको भी यहाँ पर रखेंगे आप, ओके। एक और एग्जाम्पल्स देखते हैं, है ना, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। देखो जब हमने जब एक वो थी ना जो फसल होती है उसकी, किसकी, लेग्यूमिनस प्लांट, जो दाल होती हैं बहुत सारी, है ना, लेग्यूम्स जो होते हैं उनकी जब हम फसल बोते हैं तो उनकी जो जड़ों में, है ना, तभी जड़ों में जो होता है वो नोड्यूल्स बन जाते हैं। अब नाउ यू विल आस्क व्हाट इज नोड्यूल्स। देखो इसीलिए हम कहते भी हैं कि जो खेती हमें जो है वो दालों की करनी चाहिए, उससे क्या होता है, उससे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा अंडर द सॉइल। देखो प्लांट्स कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर, तो वो हवा से डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते, और नाइट्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है फॉर दी प्लांट्स, है ना, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो दाल होती हैं, जो जब हम दाल उगाते हैं तो उसमें क्या होता है, उनकी जड़ों में जो है नोड्यूल्स बन जाते हैं। नोड्यूल्स मतलब ये समझिए, ये देखिए ये नोड्यूल्स बने हुए हैं ना, ऐसे गुब्बारा लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया है दैट इज राइजोबियम, तो याद रखिएगा राइजोबियम बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। राइजोबियम नोड्यूल्स फॉर्म कर देता है लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में, जिससे क्या हो रहा है कि जो क्या कहते हैं नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है इनसाइड द रूट। देखिए ये बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, आपको इतना डीप नहीं समझना है, आपको जस्ट क्या समझना है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उसमें जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, जिसको प्लांट को तो फायदा मिल ही रहा है, इन टर्न बैक्टीरिया को क्या मिल रहा है वहां से, कार्बोहाइड्रेट्स। सो बैक्टीरिया रिसीव्स कार्बोहाइड्रेट एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम द जूसेस ऑफ द होस्ट। तो इट इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, इट इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनस प्लांट। आपको इतना ही समझना था। नाउ व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट इजंट योर सिलेबस, हमारा सिलेबस नहीं है वो बायोलॉजी के सिलेबस में आता है और आपको उतना पढ़ना भी नहीं है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ, जब लोग कहते हैं ना कि बायोलॉजी की 12th की बुक पढ़ लो, पर बायोलॉजी की 12th की बुक में तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कंप्लीटली दिया हुआ है, वो उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ उसमें कुछ बैक्टीरियाज के नाम दिए हुए हैं दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, वो इंपॉर्टेंट है ना। अज़ोटोबैक्टर, कुछ मुझे अच्छे से याद नहीं है, अभी काफ़ी टाइम हो गया पढ़े हुए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज के नेम्स हैं, वो वहाँ पर आ सकते हैं, है ना। और कुछ प्रोसेसेस के नाम भी दिए हुए हैं उसमें, है ना, कि कौन सी स्टेज पे कैसे होता है, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, ऐसे भी कुछ दिए हुए हैं। बट अगेन उनका क्वेश्चन पूछना बहुत मतलब ऐसा रेयर चांसेस पे ही वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, इतना डीप नहीं जाता एग्जामिनर यहीं से कहीं से क्वेश्चन बना के देगा आपको। तो आपको इतना ही समझना था, व्हाट इज नाइट्रोजन द नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, है ना, इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट इज कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स के बारे में हम सब ने सुना है। कोरल रीफ्स में क्या क्या मतलब व्हाट इज द कोरल रीफ्स, ओके। तो उसमें क्या हो रहा है, जो कोरल्स, व्हाट इज कोरल रीफ्स, हम एनवायरनमेंट के आगे जो टॉपिक्स हैं उनमें पढ़ेंगे। जब हम कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ेंगे, जब हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तब हम कोरल रीफ्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पर आप क्या समझ रहे हैं, हम एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप समझ रहे हैं। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एक अच्छा एग्जाम्पल है कोरल रीफ। तो कोरल रीफ जिसमें एल्गे है ना, तो एल्गे जो है वो शेल्टर लेता है कोरल्स पे, और कोरल्स को इंटर्न क्या देता है, कलर देता है। तो ये म्यूचुअल रिलेशनशिप है। अगेन क्या कर रहा है, एल्गे कोरल्स पे शेल्टर ले रहा है, वहाँ उसको शेल्टर मिल रहा है कोरल्स पे, और कोरल्स को एल्गे से क्या मिल रहा है, कलर मिल रहा है। तो कलर से अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन से कोरल्स और जो हैं और मतलब और फैलेंगे, और वहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी होगी कोरल्स के आसपास बहुत बढ़ेगी, है ना। कलर से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अट्रैक्ट होते हैं, तो वहाँ पर फिर बायोडाइवर्सिटी इसलिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ कलर, है ना। तो आपको ये याद रखना है, कोरल रीफ्स ऑल्सो, ये देखो फीप्स हो गया है, सो थोड़ा यहाँ ये आर है ना, ये थोड़ा टाइपो है, आप इसको सही कर लीजिएगा। कोरल फीप्स नहीं है, कोरल रीफ्स है। अगेन ये गलती हो गई है, ठीक है, ओके। नाउ म्यूचुअलिज्म बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में भी म्यूचुअलिज्म होता है ना।
तो ये पाया जाता है बिटवीन यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी विच इज ज़ूक्लोरेलाई एंड ब्राउन और येलो एल्गी विच इज ज़ूज़ैंथले, ठीक है, दैट आर फाउंड इन द आउटर टिश्यूज ऑफ सम स्पंजेस, mollusk एंड worms. ये एनिमल्स हैं. The algae releases oxygen during photosynthesis and produce nitrogen compound which are important to the host as food. The algae get a regular supply of raw material. ठीक है, तो अगेन द म्यूचुअलिज्म इज हैपनिंग बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. और आपको इसमें एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है कि किन किन के बीच में हो रहा है. दैट इज ज़ूक्लोरेलाई एंड ज़ूज़ैंथले, और उनका जो रिलेशनशिप है बिटवीन द स्पंजेस, mollusk एंड worms के बीच में. अब क्या यहाँ पे सप्लाई हो रहा है, दैट इजंट इंपॉर्टेंट, जस्ट यू नीड टू रिमेंबर द एग्जाम्पल. अगर वो पूछेंगे कि प्लांट और एनिमल के बीच में म्यूचुअलिज्म का एक अच्छा एग्जाम्पल है, तो आपके दिमाग में ये ज़ूक्लोरेलाई एंड ज़ूज़ैंथले होना चाहिए. इवन द स्पंजेस, mollusk एंड worms होना चाहिए. और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, द म्यूचुअलिज्म इज अ पॉसिबिलिटी बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो पॉसिबिलिटी तो हमेशा रहती है ना. ऐसे क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होते. देखो, जो चीज़ें हमें पूरी तरीके से नहीं पता, अगर वहाँ पर कहीं पे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि देयर कैन बी, है ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर एग्जामिनर पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, एग्जामिनर आपको बता रहा है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो बिल्कुल हो सकती है. क्योंकि हमें अभी अगर ऐसा रिलेशनशिप कहीं है, तो मतलब ऐसा हो सकता है ना, हो सकता है हमें ऐसा रिलेशनशिप अभी पता ही ना हो. तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी. जहाँ पर हमें पूरा नॉलेज ना हो, वहाँ पर पॉसिबिलिटी रहती है. और स्पेशली जब टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं कि फ्यूचर में ऐसा क्या इस टेक्नोलॉजी से हो सकता है, कैन बी, है ना, ऐसे इस टेक्नोलॉजी से किया जा सकता है. तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का स्कोप अभी हमें नहीं पता है. तो अगर एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन में ये शो कर रहा है कि इस टेक्नोलॉजी से ये चीज़ हो सकती है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो हम डिनाई नहीं कर सकते. हम वहाँ पर डिनाई नहीं कर सकते कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी किस तरीके से आगे बढ़ेगी हमें नहीं पता ना. अभी तो हम नहीं कह सकते ना शॉर्ट कि ऐसा नहीं हो सकता. हाँ, अगर वो कहे कि रोबोटिक्स से पूरी ह्यूमन लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा इम्पॉसिबल है. अगर वो ऐसा कहे कि रोबोटिक्स को बढ़ावा देने से ये जो ह्यूमंस, हम जो हैं ह्यूमंस एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अर्थ से, तो ऐसा आंसर गलत होगा, है ना. ये बहुत एक्सट्रीम है. तो ऐसे एक्सट्रीम जो ऑप्शंस हैं वो आपको एलिमिनेट करने हैं, और जो सिंपल पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, जो लॉजिकली एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो हमें एक्सेप्ट करके उसको राइट मार्क करना है. ये मेरा आपको सुझाव था. जब आपको क्वेश्चन करने तो आपको ऐसे करने, ठीक है. और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, हम डिस्कस भी करेंगे इनको, ठीक है. नाउ व्हाट इज सिम्बायोसिस. तो सिम्बायोसिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेन. सिम्बायोसिस इज अ क्लोज एंड ऑफन लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीसीज, ठीक है. 3 टाइप के सिम्बायोसिस सिम्बायोटिक एसोसिएशंस होते हैं, जिसमें म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म एंड पैरासिटिज्म हम पढ़ेंगे, ठीक है. सिम्बायोसिस टर्म याद रखना आपको. सिम्बायोसिस एक लॉन्ग टर्म इंटरैक्शन है बिटवीन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के बीच में, इतना याद रखना आपको. और सिम्बायोटिक एसोसिएशन में 3 टाइप ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशंस हैं जो आपको याद रखने. इसमें से हमने एक पढ़ी लिया है, म्यूचुअलिज्म. फिर हम पढ़ेंगे कमेंसलिज्म एंड पैरासिटिज्म. कमेंसलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कमेंसलिज्म एंड देन अमेंसलिज्म भी आता है एक. इसमें हमको डिफ्रेंशिएट भी करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना. नेक्स्ट टर्म है प्रोटो कोऑपरेशन और नॉन ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म. पिछला हमने पढ़ा था सिम्बायोसिस, है ना. अभी जो पीछे था, सिम्बायोसिस वाज अ लॉन्ग टर्म इंटरैक्शन. बट जब हम बात करते हैं प्रोटो कोऑपरेशन की, तो ये जो है एक म्यूचुअल, इट इज़ अ टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म जहाँ पे जो कांटेक्ट होता है बिटवीन स्पीसीज इज शॉर्ट पीरियड. तो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए स्पीसीज के बीच में कांटेक्ट होता है. द एसोसिएशन इज बेनिफिटेड टू बोथ पार्टीज बट इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल, है ना. तो देखो, सिम्बायोसिस इज फॉर सर्वाइवल, है ना. एल्गी और फंगी, एल्गस एंड फंगस का एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है फॉर देयर सर्वाइवल. सो दैट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म. उनके सर्वाइवल पे बात आ जा रही है वहाँ पर. बट जब हम बात करते हैं प्रोटो कोऑपरेशन की, यहाँ पर सर्वाइवलिटी का इशू नहीं है. यहाँ पर एक शॉर्ट पीरियड के लिए 2 ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं, दोनों को बेनिफिट भी मिलता है. बट यहाँ पर उन ये कोऑपरेशन जो आपस में वो कर रहे हैं, वो सर्वाइवल के लिए नहीं कर रहे हैं.
फॉर एग्जाम्पल इसमें है सी एनिमल attaches itself to the shell of hermit crab to travel to new feeding areas and in turn protects the crab from predator. So it is an example of proto cooperation. तो example आपको याद रखना है sea anemone and hermit crab, ठीक है. And pollination of the flowers also. देखो pollination of the flowers is helped by bees, moths, butterflies, hummingbirds, ठीक है. बट पॉलिनेशन मतलब ऐसा नहीं है कि पॉलिनेशन नहीं होगा अगर ये चीज़ें मतलब बीज नहीं होंगी, मॉथ्स नहीं होंगे, बटरफ्लाइज नहीं होंगे. पॉलिनेशन तब भी होगा क्योंकि पॉलिनेशन और भी फैक्टर बहुत है ना पॉलिनेशन करने के लिए, जैसे विंड इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनेशन एंड अदर थिंग्स ऑल्सो. तो पॉलिनेशन केवल इनकी वजह से नहीं हो रहा. ऐसा नहीं है कि अगर बीज नहीं होंगे, मॉथ्स नहीं होंगे तो पॉलिनेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है. पॉलिनेशन थोड़ा कम हो जाएगा पर तब भी होगा. सर्वाइबिलिटी पे बात नहीं आएगी, है ना. तो दैट इज अ प्रोटो कोऑपरेशन. नॉन ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म मतलब वहाँ पर ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपस में इंटरेक्ट करना ही करना है. इस पॉलिनेशन में क्या हो रहा है कि पॉलिनेशन में फ्लावर्स को फायदा हो रहा है, पॉलिनेट हो रहे हैं वो आसानी से, और इन टर्न बीज को क्या मिल रहा है, बीज को वहाँ से नेक्टर मिल रहा है ना. तो दोनों को फायदा हो रहा है. ऐसा नहीं है कि अगर वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो दोनों सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, दोनों तब भी सर्वाइव कर सकते हैं. सो दैट इज प्रोटो कोऑपरेशन, आपको याद रखना है. एंड अभी हमने पीछे सिम्बायोसिस पढ़ा था, वो भी आपको अच्छे से याद रखना है. अदर टर्म इज पैरासिटिज्म एंड रिमूवल ऑफ पैरासाइट, है ना. एक सिम्बायोसिस का एक एग्जांपल था. सो पैरासाइट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बक्स ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स बाय बर्ड, जो काउ बर्ड्स एंड ऑक्सपेकर होते हैं. बर्ड्स एंटर द माउथ ऑफ क्रोकोडाइल टू रिमूव द लीचेस फ्रॉम द ऑटर्स टीथ, ठीक है, लेटर्स टीथ सॉरी. तो ये हमने देखा भी होगा कई बार, जो क्रोकोडाइल्स होते हैं उन्होंने ना वो मुंह खोल के रखते हैं जानबूझ के, और वहाँ क्या आता है, एक बर्ड आएगा और उसकी लीचेस साफ़ कर देगा, उनकी जो टीथ के आसपास जो होती हैं, है ना. और उससे क्या होगा, इन बर्ड्स को फूड मिल जाएगा और क्रोकोडाइल की दांतों की सफाई हो जाती है. दैट इज़ अ ब्रश काइंड ऑफ अ थिंग फॉर क्रोकोडाइल. ओके, तो ये जो है पैरासिटिज्म है, रिमूवल ऑफ पैरासाइट, है ना. तो पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है, ये बहुत बार देखा. इवन वो जो होते हैं ना, जो जैसे जो काउज होती हैं, जो बफलोज होते हैं, उनके ऊपर भी आके जो बर्ड्स होती हैं वो उनके ऊपर जो भी मतलब पैरासाइट्स होते हैं जो उनके बॉडी पे चिपके होते हैं, उनको निकाल करके खाते हैं. तो इनसे दोनों को फ़ायदा हो रहा है. क्या हो रहा है, दोनों को फ़ायदा हो रहा है. बर्ड को भी फ़ायदा हो रहा है, उसको फूड मिल जा रहा है, और बफलो या काऊ को भी फ़ायदा हो रहा है, उनको क्या हो रहा है, उनको राहत मिल रही है उनसे, है ना. जो पैरासाइट उनका जो उनको नुकसान पहुंचा रहे थे वो ख़त्म हो जाता है. सो दैट इज़ पैरासिटिज्म एंड रिमूवल ऑफ पैरासाइट्स. ओके, सो दैट इज़ वेरी सिंपल था, बहुत आसान था ये. अगेन नेक्स्ट इज कमेंसलिज्म. इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. कमेंसलिज्म का मतलब क्या? Commensalism means association of different species in which way one of the organism is benefited but the other organism is not benefited or adversely affected under the normal condition. तो commensalism याद रखिएगा. commensalism का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म तो उसको फ़ायदा मिल रहा है बट दूसरे ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा नहीं मिल रहा है, वो नेगेटिवली बेनिफिट हो रहा है, नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा है. ठीक है, तो पीछे मैंने अभी समझाया था कि नेगेटिव का मतलब क्या, उसमें मैंने एक चीज़ गलत बताई थी. सी, पॉजिटिव इंटरेक्शन का मतलब हो रहा है किसी को तो फ़ायदा हो रहा है. फॉर एग्जांपल अगर प्लस प्लस है, प्लस प्लस, उसी स्लाइड पे अगेन चलते हैं और एक बार दोबारा मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ, वो मिस्टेक हो गया था. देखो, पॉजिटिव इंटरेक्शन का मतलब किसी को तो फ़ायदा हो, मतलब जब दो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करें तो एक को फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को फ़ायदा हो रहा है, दैट इज़ गुड, है ना. दोनों को फ़ायदा हो रहा है तो दैट इज़ पॉजिटिव इंटरेक्शन. बट नेगेटिव, अगर एक को प्लस हो रहा है एक को नेगेटिव हो रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटरेक्शन. तो पॉजिटिव इंटरेक्शन में कम से कम एक को तो फ़ायदा होना चाहिए, दैट इज़ पॉजिटिव इंटरेक्शन. नेगेटिव इंटरेक्शन में क्या होता है, नेगेटिव इंटरेक्शन में दोनों को ही नुकसान होता है. एक को कम या एक को ज़्यादा हो सकता है, बट नेगेटिव में दोनों को ही नुकसान होता है. अच्छा, पॉजिटिव का एक और एग्जांपल है, एक को प्लस होगा और एक को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव इंटरेक्शन. तो एक बार मैं इसको अच्छे से आपको बता देता हूँ, व्हाट इज़ इट. थोड़ा मिस्टेक हो गया था इसमें, है ना. सो देखो, पॉजिटिव का मतलब दोनों का प्लस प्लस, मतलब दोनों को फ़ायदा हो रहा है, दैट इज़ पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब अगर एक को फ़ायदा हो रहा है और एक को नुकसान हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव.
और पॉजिटिव का मतलब अगर एक को प्लस हो रहा है और एक को जीरो, न्यूट्रल, so that is also positive. So positive interaction मतलब अगर दो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं या तो दोनों को फायदा होगा या दोनों में से एक को फायदा होगा या एक को फायदा होगा, एक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और इसमें क्या था, एक को फायदा होगा और एक को नुकसान होगा, दैट इज पॉजिटिव इंटरेक्शन। ओके, सो द कमेंसलिज्म इज, है ना, कमेंसलिज्म का मतलब याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। कमेंसलिज्म एंड अमेंसलिज्म में डिफरेंस आपको याद रखना है। कमेंसलिज्म में क्या होता है कि कमेंसलिज्म में एक को तो फायदा हो रहा है बट दूसरा जो है वो एडवर्सली अफेक्ट हो रहा है, मतलब दूसरे को नुकसान हो रहा है इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एंड नॉर्मल कंडीशन। तो याद रखिएगा, कमेंसलिज्म का मतलब एक स्पीसीज को फायदा होगा बट दूसरे को नुकसान होगा, दूसरा एडवर्सली अफेक्टेड होगा, दैट इज कमेंसलिज्म, याद रखिएगा। नाउ एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म देख लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल है एपीफाइट्स। एपीफाइट क्या होते हैं? देखो, एपीफाइट जो है इस प्लांट को देख पा रहे हैं आप, ये एपीफाइट है। एपीफाइट मतलब ये इस वाले प्लांट का, जो बड़ा वाला प्लांट है, उससे सपोर्ट भी ले रहा है और इसकी मदद से इसको सनलाइट भी मिल रही है। तो ये एक एपीफाइट है एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। इससे इसको फायदा मिल रहा है, इस प्लांट से इसको फायदा मिल रहा है, ये सनलाइट भी ले रहा है और इसका सपोर्ट भी ले रहा है, बट इस वाले बड़े वाले प्लांट को कोई फायदा नहीं मिल रहा है ना। बड़े वाला प्लांट को कोई फायदा नहीं मिल रहा, इवन बड़ा वाला प्लांट अफेक्टेड हो रहा है समहाउ, है ना। इसको सनलाइट इसके अदर पार्ट को कम मिलेगी बट इस प्लांट को फायदा हो रहा है। सो दैट इज एग्जांपल ऑफ एपीफाइट। एपीफाइट ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट का सपोर्ट लेके उगते हैं। ये दूसरे प्लांट का यूज सपोर्ट के लिए और सनलाइट के लिए करते हैं, बट ये अपना फूड खुद ही प्रोड्यूस करेंगे। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल देके आपको पूछा जा सकता है, ये ऐसा पूछा जा सकता है कि एपीफाइट इज एग्जाम्पल विच इज एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। उसमें जो ये जो छोटा प्लांट है वो दूसरे प्लांट से फूड, सनलाइट एंड सपोर्ट तीनों ले रहा है, पर तीनों नहीं ले रहा है। ध्यान रखिएगा, एपीफाइट में सपोर्ट ले रहा है, सनलाइट ले रहा है, बट फूड वो अपना खुद ही प्रोड्यूस करता है। दे यूज फ्री टू गेट सनलाइट as well as support, but they produce their own food through photosynthesis and don't depend on the hosts for nourishment. ध्यान रखिएगा, ये नरिशमेंट के लिए होस्ट पे डिपेंड नहीं करता है, ये अपना फूड खुद ही बनाता है। ये डिपेंड है ऑन द होस्ट फॉर द सपोर्ट एंड फॉर सनलाइट। आपको इतना ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। सो ये था एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म, दैट इज एपीफाइट। नाउ एग्जाम्पल ऑफ अदर कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल, दैट इज शकरफिश। तो शकरफिश क्या होती है? तो शकरफिश ये समुद्र में पाई जाती है। अच्छा, जो कमेंसलिज्म का जो ये जो कॉन्टैक्ट है, ये जो रिलेशन है कमेंसलिज्म वाला, इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो दोनों ऑर्गेनिज्म वो कंटिन्यूसली कॉन्टैक्ट पे रहें आपस में, है ना। कमेंसलिज्म ऑल्सो एग्जिस्ट विदाउट कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट। तो बिना कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट के भी ये कमेंसलिज्म एग्जिस्ट करता है। इस पे भी अगेन एक क्वेश्चन बन सकता है। एग्जामिनर कैन आस्क कि कमेंसलिज्म के लिए कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट की ज़रूरत होती है, बट ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं है। इसमें एग्जाम्पल है शकरफिश का। तो शकरफिश क्या करती है? शकरफिश अपने आप को जो बड़ी शार्क्स हैं उनके नीचे छुपा लेती हैं, है ना, उनके नीचे छुपा लेती हैं, उनके पैरेलल तैरती हैं। और जब शार्क कोई भी हंट करती है, शार्क जो होता है किसी भी मछली को मार के खाती है, तो जो उसका रेसिड्यू बचता है, फॉर एग्जांपल अगर इस शार्क ने कोई मछली खाई यहाँ पर, तो इसका जो रेसिड्यू बचेगा वो नीचे शकरफिश खा लेगी उसको। समझ गया ना? अच्छा, इसमें समझाता हूँ मैं आपको, वेट अ सेकेंड, इसमें समझाते हैं। देखो क्या हो रहा है, जो ये अगर देखो, मैं ऐसी डायग्राम बना रहा हूँ। ये जो फिश है, अगर ये शार्क है, तो ये शार्क अगर इस मछली को खा रही है, किसी को, इसको, है ना, इसको ये शार्क खा रही है। मुझे पता मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, तो मतलब थोड़ा कोऑपरेट कर लेना इसके साथ। तो ये अगर इसको ये ईट करती है, फॉर एग्जांपल, इसको छोटा बना देते हैं, ये काफ़ी बड़ी बन गई है ना, शार्क के सामने मछली छोटी हो गई। तो अगर ये शार्क इस मछली को खाएगी, देखो शकरफिश नीचे से इसके साथ पैरेलल तैर रही है। शकरफिश अगर जो शार्क जो है इस मछली को खाएगी, तो इसका कुछ रेसिड्यू बच जाएगा। फॉर एग्जांपल इतना बचा हुआ है, तो शकरफिश चुपचाप जाके इस रेसिड्यू को खा के निकल लेगी। तो ऐसा है। तो ये एग्जाम्पल था कमेंसलिज्म का, और ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एक जो मैंने चीज़ बताई आपको कि कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट ज़रूरी नहीं है कमेंसलिज्म में, टेम्पररी कॉन्टैक्ट भी चल सकता है कमेंसलिज्म में।
नेक्स्ट इज अदर इंटरैक्शंस, अदर पॉजिटिव इंटरैक्शन, जैसे कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन है पॉजिटिव इंटरैक्शन, जो जैसे जो कॉलोनाइज कर रहा है उसको तो फ़ायदा ही मिल रहा है उसमें। देन एग्रीगेशन है ना, कंसंट्रेशन ऑफ एनिमल्स इन द नंबर लार्ज नंबर देन फाउंड इन द नॉर्मल distribution, social organization, etc. So these are the some examples of other positive interactions, but again they are not important. इन पे क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल है ना, बाई चांस ही क्वेश्चन बन सकते हैं इन पे। ओके, तो अभी तक हमने डिस्कस किया पॉजिटिव द पॉजिटिव रिलेशंस, द म्यूचुअलिज्म, ओके, एंड अदर थिंग्स, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि बेनिफिट हो रहा था, एटलीस्ट एक ऑर्गेनिज्म को, एक स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा था। नाउ अब हम शुरू करते हैं नेगेटिव एंड नेगेटिव, मतलब नेगेटिव रिलेशंस एंड द कंपटीशन हम इसको कह सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है, दोनों ही स्पीसीज नेगेटिवली इफेक्टेड है ना, दोनों माइनस है ना, इसमें दोनों माइनस है, तो इसमें दोनों ही स्पीसीज जो हैं वो नेगेटिवली इफेक्ट हो रही हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है कॉम्पिटिशन। Competition is a phenomenon where the species are adversely affected by the presence of other species in respect of food, shelter, space, light, etc. तो फूड के लिए लड़ रहे हैं, शेल्टर के लिए लड़ रहे हैं, स्पेस के लिए लड़ रहे हैं, इवन समटाइम लाइट्स के लिए, है ना, लाइट के लिए लड़ रहे हैं। जैसे प्लांट्स में होता है ना कंपटीशन, है ना, लाइट के लिए कंपटीशन होता है कि जो ज़्यादा जिसकी हाइट बढ़ेगी, है ना, तो उसमें कंपटीशन चलता रहता है प्लांट्स में, है ना, वो अपनी हाइट बढ़ाते रहते हैं फॉर द लाइट ओनली। सो दिस इज द कंपटीशन, एंड यहाँ पर जो है स्पीसीज, बोथ द स्पीसीज, है ना, नेगेटिवली इफेक्ट होती हैं इसमें। तो ये था नेगेटिव रिलेशंस। इसमें है एक नेगेटिव रिलेशन का एक एग्जाम्पल है प्रिडेशन। सो प्रिडेशन मतलब हंट करना। तो प्रिडेशन इज अ एसोसिएशन between two species where one species which is a predator kills to the feed on the second which is prey। तो predator किसको मारेगा, prey को मारेगा। जैसे यहाँ पर ये जो चीता है ये डियर को मार रहा है, ठीक है। predation maintains population balance in the ecosystem। तो predation बैलेंस इकोसिस्टम में पॉपुलेशन के बैलेंस को मेंटेन करता है, इसलिए predation is also very important। सो जितने भी ये रिलेशंस हैं, है ना, जितने भी हम रिलेशंस पढ़ रहे हैं बिटवीन बायोटिक कम्युनिटीज, है ना, बायोटिक स्पीसीज, उनमें हम देख रहे हैं कि ये सारी इंपॉर्टेंट है। ये इकोसिस्टम को चलाने के लिए सारी की सारी रिलेशंस इंपॉर्टेंट हैं। ओके, अगला है एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन इज द रिलेशनशिप इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड बाय द डायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अदर, एंड दिस इज द बेस्ट exhibited by the enslavement of the species of ant by another। तो आंट क्या करते हैं, ये एक्सप्लॉयटेशन करती हैं, है ना, आंट में होता है ये। तो ये आंट में कैसे होता है, एक स्पीसीज ऑफ आंट अदर स्पीसीज ऑफ आंट को क्या करती हैं, इंस्लेव कर लेती हैं। जैसे इसमें जो है ये जो ब्लैक आंट्स हैं ये इंस्लेव कर दी गई हैं बाय द रेड आंट्स। तो जो लाल जो वो थी, दीज, एक चींटी जो है दूसरी चींटी को स्लेव बना लेती है, दैट इज एक्सप्लॉयटेशन। ओके, तो ये एग्जांपल है नेगेटिव रिलेशन का। अमेंसलिज्म इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अमेंसलिज्म क्या होता है, अमेंसलिज्म में कमेंसलिज्म पढ़ा था इससे पहले हमने पॉजिटिव इंटरैक्शन में। कमेंसलिज्म में क्या हो रहा था कि एक स्पीसीज को फायदा मिल रहा था और एक स्पीसीज को नुकसान हो रहा था, वो हमने कमेंसलिज्म में पढ़ा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, कमेंसलिज्म एंड अमेंसलिज्म बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए इस पे क्वेश्चन भी बना हुआ है प्रीवियसली। कमेंसलिज्म में हमने पढ़ा कि एक को पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था, एक को फायदा मिल रहा था और एक को नुकसान हो रहा था। अमेंसलिज्म में क्या हो रहा है, अमेंसलिज्म में क्या हो रहा है कि एक को नुकसान हो रहा है और दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। एक को नुकसान हो रहा है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका एक एग्जाम्पल है एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस, one organism is inhibited or destroyed while other organism remains unaffected, that is amensalism, and this is very important, पूछा जाता है एग्जाम्स में। एंटीबायोसिस is the production of secretion by an organism which is harmful to other। ठीक है, तो वो कुछ ऐसे केमिकल्स
प्रोड्यूस करेंगे जिससे दूसरे को क्या होगा, फायदा होगा. इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप नन ऑफ द पॉपुलेशन इज बेनिफिटेड. किसी को फायदा नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल सम स्पीसीज ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गे दैट ग्रो इन पॉन्ड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट किल फिशेस एज वेल एज कैटल दैट ड्रिंक द वाटर. तो ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गीज होते हैं जो कुछ ऐसे केमिकल्स, टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस कर देते हैं इन एक्वाटिक सिस्टम. अगर एक पॉन्ड की अगर हम बात करें तो एक पॉन्ड में ग्रीन एल्गीज ऐसे कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर देते हैं जिसकी वजह से जहाँ वहाँ की फिशेस जो होती हैं, वहाँ की मछलियाँ जो होती हैं, या उस पॉन्ड में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, जितनी भी लाइफ है वो मर जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. और जितने भी कैटल जो उस पानी को पी रहे हैं वो भी मर जाते हैं. तो इससे क्या हो रहा है, इससे हम समझ पा रहे हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को कोई फायदा नहीं हो रहा है इससे. ये केमिकल जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं इससे कोई फायदा तो हो नहीं रहा उनको, बट दूसरी जो स्पीसीज हैं, दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है वो एडवर्सली इफेक्ट हो जा रहा है. वो मतलब बिल्कुल खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. दैट इज अमेंसिलिज्म एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन भी इस पे बनता है. ठीक है, अमेंसिलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज. तो आप इसको ध्यान रखिएगा. इसका मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया आपको, है ना. कई प्लांट्स भी ऐसे होते हैं वो जो ऐसी केमिकल जो रिलीज करते हैं जिससे दूसरे प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है. मैं उस प्लांट का भी मुझे एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा, बट ऐसे प्लांट्स हैं जो ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं आसपास जिससे दूसरे प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है और उनको भी कुछ खास फायदा होता नहीं है. दैट इज ऑल्सो अमेंसिलिज्म. ठीक है, सो ये था अमेंसिलिज्म. देन है पैरासिटिज्म. पैरासाइट तो हमें पता ही है, लीचेस जो होती हैं जो हमारे बॉडी पे लग जाती हैं एंड फिर वो वहाँ से ब्लड को सक करती हैं, है ना, वो तो हमें पता ही है. तो पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म विच ड्राइव्स नरिशमेंट फ्रॉम द टिश्यू ऑफ अनदर लार्ज ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट. ठीक है, तो होस्ट से उनको क्या मिल रहा है, नरिशमेंट मिल रहा है. ठीक, कॉल्ड होस्ट. और ऑन और इन विच इट लिव्स. ठीक है, जिस पे वो रहते हैं उनसे वो नरिशमेंट ले रहे हैं, पैरासाइट. राइट. पैरासिटिज्म इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द पैरासाइट एंड अ होस्ट इन विच द फॉर्मर ऑब्टेन्स बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ लेटर. तो एक ऐसा इंटरेक्शन है बिटवीन द पैरासाइट एंड होस्ट जिससे एक को ही फायदा हो रहा है, इवन दूसरा जो है इफेक्ट होता है, कई बार एडवर्सली इफेक्ट होता है, इन विच जो पहला था वो बेनिफिट उठा रहा है और दूसरा उसको भुगत रहा है, ऐसे टाइप में. समझ रहे हो. तो दैट इज पैरासिटिज्म. दिस इज अ नेगेटिव इंटरेक्शन बिटवीन स्पीसीज. तो आपको याद रखना है. अगला है न्यूट्रलिज्म. न्यूट्रलिज्म इज अ न्यूट्रल काइंड ऑफ इंटरेक्शन. न्यूट्रलिज्म डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीसीज दैट इंटरेक्ट बट डू नॉट अफेक्ट ईच अदर. इससे एक दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उन सबको. इट डिस्क्राइब्स इंटरैक्शंस वेयर द हेल्थ ऑफ वन स्पीसीज हैज एब्सोल्युटली नो इफेक्ट व्हाटसोएवर so that of the other. तो एक दूसरे से, as I told you before, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता एक दूसरे की प्रेजेंस का. एग्जाम्पल ऑफ ट्रू न्यूट्रलिज्म आर वर्चुअली इम्पॉसिबल, है ना. ऐसा इम्पॉसिबल है कि हमें एग्जाम्पल्स मिल सके न्यूट्रलिज्म के. टू प्रूव दैट मोस्ट इकोलॉजिस्ट एज वेल एज टेक्स्ट बुक्स वुड एग्री दैट दिस कंसेप्ट डज नॉट एग्जिस्ट. तो कई लोग मानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता, न्यूट्रलिज्म नाम का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, बट फिर भी हमें पढ़ना था, हमने पढ़ लिया. इसमें सिंपली ये याद रखना है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी स्पीसीज़ को दूसरी स्पीसीज़ की प्रेजेंस में कोई असर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. दिस इज द न्यूट्रलिज्म. ओके, so with this we have completed the biotic and abiotic factors and the interactions between the biotic components. ये सब पार्ट नंबर फर्स्ट का कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड था जो हमने ख़त्म किया है. और इसके बाद जो है वो फूड चेन हम पढ़ने वाले हैं, प्रोड्यूसर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे. उसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे एक्चुअली. अभी बहुत सारी दी साइकिल्स भी रहती हैं. फॉर एग्जांपल द कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल और इसमें फॉस्फोरस साइकिल, जो जितने भी ये फोटोकेमिकल साइकिल्स हैं ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में. सो यहाँ तक इतना ही है इस कॉन्सेप्ट में या इस सब पार्ट में इतना ही है. दिस इज़ फॉर इट दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.